हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा जो एग्जाम है जैब, इसका जो पेपर 1 है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, इसका मॉड्यूल बी फंक्शंस ऑफ बैंक का टॉपिक डॉक्यूमेंटेशन देखने वाले हैं। बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि बैंक्स को डॉक्यूमेंट्स की कब ज़रूरत होती है, किस किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो कि एक बैंक अंडरटेक करती है बिफोर गिविंग एनी काइंड ऑफ लोन्स, एंड उन डॉक्यूमेंट्स की जो वैलिडिटी है वो कितनी है, वो कैसे यूज़ किए जाते हैं, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस पर्टिकुलर केस में कौन सा टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। देखा जाए तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज अ बैंकर आप इन सारी चीज़ों से डील तो करते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कई बार अपने जो दूसरे वीडियोज़ है उसमें कहा है और बताया है आप लोगों को, दैट इज़ आप एज अ बैंकर एक इंडिविजुअल बैंक की जो पॉलिसीज़ है उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। यू आर नॉट दी वन हु इज़ मेकिंग द रूल्स और दी पॉलिसीज़। आप लोग तो जो पॉलिसीज़ बन जाती है उन पर आपका जो वर्क है वो करते हैं, बट ये सारी पॉलिसीज़ किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, हमें उस पर्टिकुलर जो प्रॉपर जो पूरी प्रोसेस है, जो प्रॉपर वो सारी गाइडलाइंस है वो पढ़नी है। इसीलिए जो है ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के लिए एक बार इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि आप लोग इन्हें जो है अच्छे से एक बार इनसे जो है ग्रो थ्रू कर लें। सो बेसिकली इस डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग यही सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि रिक्वायर्ड हैं, जो कि ज़रूरी हैं एंड जो कि लीगल टर्म्स में आते हैं। ठीक है, सो आई गेस कि जो इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस है वो आप लोगों को क्लियर है। अब जो है हम बेसिकली ये जो वेरियस टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है इनके बारे में देखते हैं। So, documentation is one of the vital areas in the credit portfolio of the bank. जो credit portfolio है बैंक का उसमें एक बहुत ही ज़्यादा vital क्या हो गया, एरिया हो गया है documentation. Because without documentation एक कोई भी बैंक जो है वो किसी भी काइंड ऑफ का क्रेडिट प्रोवाइड नहीं कर सकती है, राइट। बिफोर अवेलिंग अ लोन जो बैंक है वो वेरियस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स को लेती है। एक कस्टमर जिसे लोन दिया जा रहा है उससे वेरियस डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, वेरियस जो है पूरी गाइडलाइंस एंड पूरे टर्म्स एंड कंडीशन पर एक कस्टमर के साइन लिए जाते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो ये डॉक्यूमेंट्स ही हैं और इनकी नीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर कोई भी फंक्शन करना है तो उसके लिए ये सारी चीज़ों को अंडरटेक करना इज़ कंपलसरी, राइट। इसके अपार्ट अगर कोई भी जो है लीगल टर्म्स में इन दी फॉर्म ऑफ प्रूफ एविडेंस अगर सब कुछ चाहिए तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है। प्रॉपर जो है हर एक चीज़ साइंड होना, हर एक चीज़ जो है इन्फॉर्म करना इज़ कंपलसरी। तो इसीलिए जो है डॉक्यूमेंट्स काफ़ी जो है वाइटल रोल प्ले करते हैं, एक या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक वाइटल एरिया जो है कवर करते हैं। So the purpose of taking documents are to fix the terms and conditions between the bankers and the borrowers, to identify the borrowers, to identify the securities, to count the period of limitation, to resort to legal remedies in case of need and so on. So basically जो purpose है documents को लेने का वो क्या है, ताकि जो terms and conditions है वो fix हो सके between a banker and the borrower। और obvious सी बात है कि अगर एक बैंक लोन दे रही है, एक जो borrower है वो लोन ले रहा है, so there is a relationship between a banker and the borrower, और इन relationship की वजह से जो है proper terms and conditions होने चाहिए। ये legal relationship से ये कोई जो है love affection वाले relationship नहीं है कि यहाँ पर terms and conditions नहीं लगाएंगे, राइट। ये जो हमारे जो वर्किंग या जो प्रोफेशनल जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें प्रॉपर जो है लीगल टर्म से चलना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन टू आइडेंटिफाई द बोरोअर, एक बोरोअर को आइडेंटिफाई करना कि भाई ये है कौन, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए ना, सारे केवाईसी जो डॉक्यूमेंट्स है उन चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड चीज़, एक जो बोरोअर है उसे भी पता होना चाहिए कि उसकी कौन सी सिक्योरिटी एज इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज रखी गई है, बैंक ने कितना लोन दिया है, बैंक ने कितने टाइम पीरियड के लोन दिया है। तो ये सारी चीजें जो है ये उन डॉक्यूमेंट्स में ही होती है, ठीक है। So to count the period of limitation, to resort to legal remedies in case of need and so on, अगर जो है कोई भी लीगल रेमेडी की जरूरत है तो उस केस में जो है प्रॉपर जो है उन रेमेडीज को अवेल कर सके तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स आर दी रिटन प्रूफ, राइट। और प्रूफ के बिना, एविडेंस के बिना जो है कोई भी लीगल अंडरटेकिंग हो ही नहीं सकती है, तो इसके लिए भी ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
देन नीड फॉर डॉक्यूमेंट्स, क्या नीड है डॉक्यूमेंट्स की? जो अभी अभी हम लोग देख कर आए वही चीज, उसमें से ही जो है आधी चीजें तो यही आने वाली है कि एक बोरोअर को आइडेंटिफाई करना है, सिक्योरिटी को आइडेंटिफाई करना है, टू हैव अ रिटन एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ लेंडिंग मेड बाय द बैंक, एक रिटन एविडेंस होना कि बैंक ने जो है इतना इतना जो है मनी लेंड किया है। Then to ensure due repayment of the loans by the borrowers or guarantor, क्या इंश्योर करना है कि जो लोन्स है वो प्रॉपरली रीपे हो जाए टाइम पर, तो उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है ना, उसमें लिखा हुआ है कि इस टाइम पीरियड या ये जो है ये पर्टिकुलर रीपेमेंट टाइम है, इतना इस पर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। इफ इन केस अगर रीपेमेंट टाइम पर नहीं होता है तो उसके क्या प्रोविजंस है, वो भी चीज जो है सब कुछ जो है रिटर्न आपको मिलता है, राइट। Then to entitle the bank to take legal steps for recovery of the loan in the event of non-payment of the borrowers or guarantors, non-payment by the borrower or guarantor, तो जो है बैंक जो है वो लीगल स्टेप्स ले सकती है अगर उनके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट्स है। तो इन केस की अगर जो भी बोरोअर या जो भी गारंटर है वो अगर रीपेमेंट नहीं करते तो बैंक जो है वो लीगल स्टेप्स ले सकती है। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, सिर्फ ऐसे ही जो है दे दिया भाई, बैंक ने मनी दे दिया, एक बोरोअर ने ले लिया, अब इसका कोई भी जो है प्रॉपर एविडेंस नहीं है, तो ऐसे केस में जो है कोई भी लीगल अंडरटेकिंग नहीं की जा सकती है। So to create a valid and effective security in favor of the bank and to create charge on security, जो है एक प्रॉपर वैलिड और इफेक्टिव सिक्योरिटी जो है बनाना किसके फेवर में, बैंक के फेवर में, क्योंकि अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुआ है तो बैंक के पास में एक सिक्योरिटी है कि इफ इन एनी केस अगर जो भी एक बोरोअर है वो अगर रीपेमेंट नहीं करता है तो जो भी पर्टिकुलर उसने मॉर्टगेज रखा है या उसकी जो भी पर्सनल जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह होगी उनसे जो लोन का अमाउंट है वो रिकवर हो सकता है। तो इस चीज के लिए सिक्योर होने के लिए क्या चीज कंपलसरी है कि बैंक जो है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस जो है वो अंडरटेक करे। ऑल राइट, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज डिमांड प्रॉमिसरी नोट, डीपीएन, एग्रीमेंट्स एंड फॉर्म्स। तो ये 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होते हैं। ना हम 1 बाय 1 ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझ लेते हैं, इनमें क्या क्या चीजें होती है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आता है डिमांड प्रॉमिसरी नोट। ना प्रॉमिसरी नोट क्या होता है, आई गेस आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है, दैट इज एक नोट है, एक डॉक्यूमेंट है जिस पर जो लेंडर होता है और जो बोरोअर होता है उनके दोनों के जो है प्रॉपर सारी चीजें लिखी होती है कि एक जो लेंडर है, एक जो बोरोअर है वो मनी को रिपे करेगा ऑन सच एंड सच डेट, सच एंड सच अमाउंट, ये चीज है, ठीक है। तो वो प्रॉमिसरी नोट होता है, उस पर साइन किए जाते हैं और वो क्या बन जाता है, वो लीगल बन जाता है। नाउ डिमांड प्रॉमिसरी नोट इज बेसिकली कि उसमें जो है डेट नहीं लिखी है, वो एक डिमांड प्रॉमिसरी नोट है कि जब भी एक जो बैंक है वो डिमांड करेगी उस टाइम पर उस बोरोअर को रीपेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज अ डिमांड प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। कि ऑन डिमांड जो नोट बनाया गया या ऑन डिमांड जो रीपेमेंट होगा उसे, उस पर्टिकुलर प्रॉमिसरी नोट को हम कहेंगे डिमांड प्रॉमिसरी नोट। सो व्हेन नो स्पेसिफिकेशन फॉर अ फिक्स्ड पीरियड फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन इज गिवन, द बैंकर्स टेक द डीपीएन। अगर कोई भी जो है फिक्स्ड पीरियड नहीं है रीपेमेंट का लोन का, तो ऐसे केस में जो बैंक है वो डीपीएन इशू करती है, क्योंकि अगर डीपीएन इशू नहीं करेगी तो ऐसे केस में जो एक बोरोअर है वो तो कभी मनी को रिटर्न ही नहीं करेगा, वो तो बोल देगा हमारे पास में कोई फिक्स्ड पीरियड तो है ही नहीं रीपेमेंट का, हमने जो है किसी भी रीपेमेंट की डेट पर तो आई ही नहीं, तो मैं कहां से रीपेमेंट करूं। तो इसलिए बैंक क्या करती है, एक डीपीएन जो है वो इशू करती है जिसमें कि प्रॉपरली लिखा है कि जब भी बैंक डिमांड करेगी तब उस बोरोअर को क्या करना है, रीपेमेंट करना पड़ेगा। सो आफ्टर अ टाइम पीरियड जो कि एक बैंक को लगता है कि सही है कि इतना टाइम पीरियड हमें दे देना चाहिए एक बोरोअर को, एज इन द फॉर्म ऑफ जो है एज इन दी फॉर्म ऑफ जो एक फ्री टाइम पीरियड जिसमें कि जो बोरोअर है उसे रीपेमेंट नहीं करना होगा, उस पीरियड को छोड़कर जब नेक्स्ट टाइम आता है तो एक बैंक जो है वो डीपीएन जो है वो बिल्कुल दिखा सकती है और बोल सकती है कि अब आपको जो है ये मनी रीपे करना है, ठीक है। So in DPN the borrower makes a promise to the banker to repay the loan amount on demand with agreed rate of interest, ठीक है।
ऑल्सो वो जो प्रॉमिसरी नोट होता है उस पर एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रहता है कि इस जो है ये जो पर्टिकुलर पर्सन है वो इस अमाउंट को पे करेगा ऑन डिमांड एट सच एंड सच इंटरेस्ट रेट, ठीक है। The form of DPN should be in conformity with Section 4 of the Negotiable Instrument Act 1881, ठीक है। ये जो सेक्शन है, जो एक्ट है, ये आप लोगों को याद रखना है। दैट इज जो DPN का पूरा फॉर्म होगा वो किसके अकॉर्डिंग होने वाला है? सेक्शन 4 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, ठीक है। So the form of a DPN varies normally to suit the situations such as fixed rate of interest, floating rate of interest, single borrower, joint and several borrowers, etc. DPN attracts a stamp duty as per Indian Stamp Act, ठीक है। नाउ बेसिकली अलग अलग काइंड ऑफ बोरोवर्स के लिए अलग अलग काइंड ऑफ प्रोविजंस होते हैं, राइट। सो अकॉर्डिंगली ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है ऑफ 1881, इसका जो सेक्शन 4 है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट बता रहा है कि डीपीएन जो है वो इस फॉर्म में जो है बनाया जाएगा, लेकिन वहां पर कोई एकदम जो है स्टैटिक या कोई कंपल्सन नहीं कि यहाँ पर यही लिखना है। वो चीज जो है वो डिफर करती है फ्रॉम बैंक टू बैंक एंड फ्रॉम बोरोवर्स टू बोरोवर्स। किस टाइप का बोरोवर है, इंडिविजुअल बोरोवर है, जॉइंट बोरोवर है, किस टाइप का इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है, ये सारी चीजें जो है उसमें लिखी जाती है। सो अकॉर्डिंगली वो थोड़ा जो है मॉडिफाई होता है एंड जो है जो भी सारे प्रोविजंस है वो उसमें लिखे जाएंगे। हर एक चीज जो है वो डिटेल में उसमें बता दी जाएगी, नॉट इन डिटेल बट इन ब्रीफ, कि इतना अमाउंट एज इन द फॉर्म ऑफ लोन दिया है, इस पर जो है फिक्स्ड रेट या फिर फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इतना इंटरेस्ट हुआ है। सो डिमांड प्रॉमिसरी नोट पर बेसिकली बता दिया जाता है कि जब भी डिमांड हम करेंगे तो आपको जो है एक बोरोवर को जो है ये अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कि ये डीपीएन में सारी चीजें लिखना होता है। सो द रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी ऑन डीपीएन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इंडिया। नाउ ये जो डीपीएन ऐसे वैलिड कैसे बनाया जाएगा? स्टैम्प ड्यूटी से, राइट। उस पर जो है स्टैम्प लगाना पड़ेगा तभी तो वो चीज एक लीगल में आएगी, अदरवाइज एक पीस ऑफ पेपर में तो कोई भी कुछ भी लिख सकता है, लेकिन वो लीगल या वो जो है एकदम जो हम बोलेंगे कि एकदम जो सही है, जो लीगल टर्म्स में सही है, वो कैसे माना जाएगा? जब उस पर स्टैम्प ड्यूटी लगाई जाएगी, ठीक है। सो जो रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी है डीपीएन के लिए वो थ्रू आउट द इंडिया सेम रहती है। दैट मीन्स प्लेस से वो चेंज नहीं होगी, थ्रू आउट द इंडिया सेम रेट ऑफ जो है स्टैम्प ड्यूटी उस पर लगानी होती है। एज पर सेक्शन 35 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट, इफ द डीपीएन इज अनस्टैम्प्ड और अंडर स्टैम्प्ड, द डिफेक्ट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड इवन बाय पेइंग अ पेनाल्टी, ठीक है। अब जो है जो इंडियन स्टैम्प एक्ट है उसका जो सेक्शन 35 है वो ये चीज बहुत ही क्लियरली बोलता है कि अगर कोई भी डीपीएन जो है वो अनस्टैम्प्ड रहता है या फिर वो अंडर स्टैम्प्ड है तो ऐसे केस में वो चीज रेक्टिफाई नहीं हो सकती है। ऑलराइट, दैट मीन्स जो एक बैंकर है उन्हें बहुत ही क्लियरली इसे ध्यान रखना है कि जब भी वो एक डीपीएन बना रहे हैं, ऑलराइट, ये जो डीपीएन बना रहे हैं उसमें सारी चीजें अच्छे से फिल कर दें, जो रिक्वायर्ड चीजें सारी फिल कर दे, उसमें कोई मिस्टेक ना करे। उसके बाद में इसमें जो है प्रॉपर स्टैंप लगवाएं एंड देन देयर शुड बी साइन ऑफ बोथ अ बैंकर एंड द बोरोवर, ठीक है। अगर जो है बोरोवर ने इस पर साइन कर दिया, ये मान लीजिए ये स्टैंप नहीं है, बोरोवर ने इस पर साइन कर दिया, तो अब ये चीज जो है इसे आप स्टैंप नहीं करवा सकते हो, पेनाल्टी पे करके भी स्टैंप नहीं करवा सकते हो, ठीक है। सो दैट मीन्स कि बिफोर टेकिंग दी स्टैंप सारी चीजें अच्छे से फिल कर दो, उसके बाद में स्टैंप लगवाओ उस पर और फिर बोरोवर के सिग्नेचर्स उस पर जो है ले लिए जाते हैं, ठीक है। सो सच अ डीपीएन कैन नॉट बी एडमिसिबल एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कोई भी जो है डीपीएन अगर अंडर स्टैम्प भी है तो फिर वो चीज जो है वो एज इन द फॉर्म ऑफ एविडेंस कंसिडर नहीं की जा सकती है। इट मस्ट बी एंश्योर्ड दैट डीपीएन इज ड्यूली फिल्ड इन एंड स्टैम्प्ड बिफोर द बोरोवर साइंस इट। एक बोरोवर साइन करेगा उसके पहले जो है वो जो डीपीएन है वो प्रॉपरली जो है फिल कर दिया गया है एंड जो स्टैंप है वो भी लगा दिया गया है। दैट मीन्स बोरोवर के साइन के पहले स्टैंप होना चाहिए, बोरोवर ने साइन कर दिया उसके बाद में स्टैंप नहीं लगेगा, ठीक है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये प्रोविजन याद रखना है, ये जो है ये आपके एग्जाम्स में बिल्कुल पूछा जा सकता है।
देन एग्रीमेंट्स पर अगर हम आए, डीपीएन का हमने जो वेरियस प्रोविजंस है वो देखे। नाउ कम्स टू एग्रीमेंट्स। अब एग्रीमेंट्स जो है वो अलग अलग काइंड के हो सकते हैं। क्या क्या काइंड के हो सकते हैं वो समझते हैं। सो द फॉर्म ऑफ एन एग्रीमेंट शुड बी इन कंफॉर्मिटी विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए अब आप लोगों को ऐसी ही चीजें याद रखनी कि जब हम एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो एग्रीमेंट जो है वो किसके अकॉर्डिंग जो है प्रॉपरली सारा सूट होना चाहिए। सो दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जब हमने डीपीएन की बात करी, सो दैट हैव टू बी इन अकॉर्डेंस विद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ऐसे जो है आपको वेरियस जो एक्ट्स है विद वेरियस काइंड ऑफ वर्क, उसे जो है प्रॉपरली ध्यान रखना है। द टर्म्स एंड कंडीशंस आर सेट आउट इन द एग्रीमेंट। जो भी टर्म्स हैं, जो भी कंडीशंस है, वो सारे जो है एग्रीमेंट में प्रॉपरली बताए जाते हैं। द अमाउंट ऑफ लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ पैनल इंटरेस्ट, percentage of margin, period of repayment, rights of the bankers in case of default of loan, details of security or securities charged are included in the agreement। उस एग्रीमेंट में जो है सब कुछ लिखा होगा, जो अमाउंट ऑफ लोन है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी रेट ऑफ पैनल इंटरेस्ट है, परसेंटेज कितना मार्जिन का कितना परसेंटेज रखा है, कितना जो है रीपेमेंट का पीरियड होगा, क्या राइट्स है बैंकर के अगर कोई भी जो है डिफॉल्ट होता है लोन में तो, ठीक है, ये चीज भी उसमें लिखी हुई होती है। डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी या फिर जो भी सिक्योरिटीज जो है वो चार्ज की गई है आर इंक्लूडेड इन द एग्रीमेंट। दैट मीन्स एग्रीमेंट में एक एक छोटी से छोटी जो चीज होती है वो उसमें जो है प्रॉपरली लिखी जाती है, ठीक है। द एग्रीमेंट अट्रैक्ट्स अ स्टैंप ड्यूटी एज पर इंडियन स्टैंप एक्ट। एग्रीमेंट में भी स्टैंप ड्यूटी होना जरूरी है, बिकॉज अगर किसी भी चीज को लीगल बनाना है तो वहां पर कंपलसरी कि उसमें प्रॉपर स्टैंप लगा हो, तभी वो चीज लीगल हो सकती है और तभी वो जो है फर्दर एज इन द फॉर्म ऑफ एविडेंस यूज की जा सकती है, ठीक है। सो द रेट ऑफ स्टैंप ड्यूटी ऑन एग्रीमेंट्स वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब यहां से हमें समझ में आए कि एग्रीमेंट में जो स्टैंप ड्यूटी का जो रेट है वो स्टेट टू स्टेट चेंज होता है, एंड वही जब हम बोलते हैं ऑफ डीपीएन तो वो थ्रू आउट इंडिया क्या रहेगा, सेम रहेगा। The bankers use different forms of agreement such as pledge agreement, hypothecation agreement, term loan agreement, clear loan agreement, inter se agreement, guarantee agreement, etc. Now depending on the condition and depending on the circumstances, various kind of agreements होते हैं, उनमें से जो भी required agreement है वो undertake किया जाता है। जैसे कि pledge agreement की हाँ भाई जो है ये particular security as in the form of क्या रखा जा रहा है, mortgage रखा जा रहा है, ये guarantor या फिर हम बोले borrower और बैंकर के बीच का ये एक प्लेज हो गया। कोई भी हाइपोथिकेशन जो है एग्रीमेंट हो गया, कोई टर्म लोन एग्रीमेंट है कि ये जो लोन है ये आपको इस पर्टिकुलर टर्म के बेसिस पर दिया जा रहा है, इतना जो है फिक्स टाइम पीरियड है, इसके लिए लोन दिया जा रहा है, इसके बाद में आपको रीपेमेंट करना है, तो वो टर्म लोन एग्रीमेंट हो गए। क्लियर लोन एग्रीमेंट हो जाए, सॉरी क्लीन लोन एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, कि दैट मीन्स कि जब तक आपका एक लोन चल रहा है तब तक आप कोई नई जो सिक्योरिटी है या जो नया जो लोन है वो आप इशू नहीं कर सकते हो। सो दैट गोज टू क्लीन लोन एग्रीमेंट। इंटर से एग्रीमेंट की दो जो पर्टिकुलर जो भी एक बैंकर और एक बोरोवर है उनके जो वेरियस रिलेशनशिप्स है उसको एक्सप्लेन करता हुआ जो भी एक एग्रीमेंट है जो लोन है, दैट गोज टू इंटर से एग्रीमेंट। गारंटी एग्रीमेंट हो गया एक्सेट्रा, राइट। ऐसे जो भी और भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट होते हैं ये सारे इंक्लूड किए जाते हैं, या ये सारे जो है इनमें से जो भी अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस सही है उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को अंडरटेक किया जाता है। सो द एग्रीमेंट ड्यूली फाइल्ड इन एंड स्टैम्प्ड इज चेक्ड बिफोर द पार्टी साइंस इट। ऑल्सो जब इसमें भी सेम चीज है कि पार्टी ने साइन किया है उसके पहले जो है जो एग्रीमेंट है वो प्रॉपरली फाइल किया जाता है, उसको प्रॉपरली जो है सब कुछ उसमें लिख दिया जाता है, सब सारी चीजें जो है वो उसमें कंप्लीट कर दी जाती है एंड स्टैम्प हो जाता है बिफोर द पार्टी साइंस इन, ठीक है। पार्टी के साइन दैट मीन्स एक बोरोवर साइन करेगा, एक बैंकर साइन करेगा, उसके पहले उस पर स्टैम्प लग जाना है। ऑल राइट, देन कम्स फॉर्म्स। फॉर्म्स क्या होते हैं? सो फॉर्म्स आर नॉट इन द नेचर ऑफ प्रॉमिस और एग्रीमेंट, दीज आर ऑब्टेन टू स्पेसिफाई क्लियरली द इंटेंशन ऑफ द बोरोवर। जो फॉर्म्स है ना तो वो प्रॉमिस होता है ना ही वो एग्रीमेंट होता है। फॉर्म्स बेसिकली ये बताता है कि क्या जो है इंटेंशन है एक बोरोवर के, क्लियरली जो है वो एक बोरोवर के इंटेंशन को स्पेसिफाई करते हैं।
So for example, when a loan is granted against the security of a fixed deposit standing in joint names, one of the depositors gives an authorization to the other to raise a loan on the deposit. Such an authorization is taken in a firm. ठीक है, now कोई भी एक joint account है, उस joint account पर जो fixed deposit है उसके बेसिस पर लोन लिया गया, तो इसमें एक पर्सन ने लोन लिया, दूसरा वाला बता रहा है कि हाँ भाई ले लेने दो इसको लोन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सो देयर आर दी जो क्लियर इंटेंशंस हैं कि हाँ इसे कोई दिक्कत नहीं है, दिस पर्सन हैज इन्फॉर्म्ड अस कि वो इस फिक्स डिपॉजिट पर जो है लोन ले सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये फॉर्म में लिखी हुई होती है। सिमिलरली व्हेन अ पेमेंट इज टू बी मेड आउट ऑफ अ लोन प्रोसीड्स टू अ सप्लायर ऑफ गुड्स, अ लेटर फ्रॉम द बोरोअर अथोराइजिंग द बैंक टू पे द प्रोसीड बाय मींस of draft or banker's check is taken by means of the form. That means उस पर्टिकुलर मनी को कहां पर यूज कर रहे हो उसका क्लियर इंटेंशन समझ में आएगा कि भाई वो सप्लायर को जो है, जो सप्लायर ऑफ गुड्स है उन्हें ये लोन का अमाउंट या इस लोन में से इतना अमाउंट उन्हें देना है। ये बैंक को क्या कर दिया, ये बैंक को इन्फॉर्म कर दिया एक पर्सन ने जिसने की लोन लिया है, एक बोरोवर ने, ठीक है, तो वो चीज एक फॉर्म में आ गई। देन सच फॉर्म्स आर यूज्ड एज पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन टू प्रूव द इंटेंशन ऑफ द बोरोवर्स। और ये जो फॉर्म्स है ये डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट क्यों होते हैं, ताकि इससे समझ में आए कि एक बोरोवर के इंटेंशन क्या है, वो किस पर्पस के लिए इस लोन को यूज करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें समझने के लिए जो है, और इसे जो है प्रॉपर इन द फॉर्म ऑफ एविडेंस रखने के लिए फॉर्म्स को भी जो है डॉक्यूमेंट्स में यूज किया जाता है एंड डॉक्यूमेंटेशन में जो है उसे वहां पर कंसिडर किया जाता है। नाउ जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर है, हमने ये तीनों टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स को समझ लिया है, डीपीएन, एग्रीमेंट एंड फॉर्म्स। अब इसकी जो प्रोसीजर है, कैसे जो ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। अब नाउ यहाँ पर जो है हम सिर्फ एक बार जो सारे प्रोसेसेस हैं उसके एक बार जो टर्म्स हैं, जो नेम्स हैं वो देख लेते हैं एंड देन इसके बाद में हम वन बाय वन इन्हें हर एक चीज को जो है प्रॉपरली समझने वाले हैं। सो फॉर अ डॉक्यूमेंट टू बी एरर फ्री एंड प्रॉपर द स्टेप्स आर फॉलोड, द स्टेप्स टू बी फॉलोड आर, सबसे पहले होता है सिलेक्शन ऑफ करेक्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या सेट्स हैं क्या नहीं है, इन सारी चीजों के लिए मैं यहाँ पर आप लोगों का टाइम नहीं लूंगी क्योंकि आगे जो है इसी पर्टिकुलर वीडियो में हम इन सारी चीजों को अभी डिटेल में देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो है सिलेक्ट किया जाएगा करेक्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट को, उसके बाद में उस पर होगी स्टैंपिंग, कितनी अमाउंट ऑफ ड्यूटी लगाना है, दैट मीन्स कितना अमाउंट जो है स्टैम्प ड्यूटी का होगा, उसके बाद में एग्जीक्यूशन किया जाएगा, फिर लीगल प्रोसीजर्स आएंगे, देन कीपिंग डॉक्यूमेंट्स वैलिड इन फोर्स, डॉक्यूमेंट्स को वैलिड रखना भी जरूरी है, रिन्यूएबल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जहां पर जरूरत है जो डॉक्यूमेंट्स उन्हें रिन्यू किए जाते हैं, रिवाइवल ऑफ टाइम बेड डॉक्यूमेंट्स, सेफ कीपिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, स्टैंपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सिक्योरिटाइजेशन। सो बेसिकली ये सारी चीजें हैं, ये सारे जो स्टेप्स हैं ये अंडरटेक किए जाते हैं एक डॉक्यूमेंट को एक प्रॉपर एक वैलिड डॉक्यूमेंट बनाने में। अब हम वन बाय वन ये सारे जो स्टेप्स हैं इन्हें अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ सिलेक्शन ऑफ करेक्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए अलग अलग जो नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। जैसे कि जब आप टर्म लोन देते हो किसी को एंड जब आप कैश क्रेडिट प्रोवाइड करते हो तो दोनों टाइम पर जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो सेम नहीं होती है, राइट। जब एक बैंक डिपॉजिट अकाउंट खोलती है तब वो अलग डॉक्यूमेंट्स लेती है, जब वो लोन देती है तो वो अलग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लेती है, वो रिसीव करती है। ऐसे ही जो नेचर ऑफ पूरी हमारी क्या होगी, जो नेचर ऑफ आपका सर्विस होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, किस टाइम पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये सारी चीजें एज अ बैंकर आपको जो है कंप्लीट एक फॉर्म में मिल जाती है। आपको एज इट इज उन स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जो कि जो मेन हेड्स होते हैं, सीईओज वगैरह होते हैं, उन्होंने जो भी बैंक के ये सारे लोग हैं इन्होंने जो भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स सिलेक्ट कर लिए कि हाँ ये चीजें जो है इस पर्टिकुलर जो है टाइप या जो आपका नेचर ऑफ फैसिलिटी होगी, सर्विस होगी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो अकॉर्डिंगली आप वही सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, राइट। तो बस इसी चीज को हमें ध्यान रखना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होगी। तो सबसे पहले जो है ये सिलेक्ट करना होता है कि कौन से पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और ये कैसे सिलेक्ट होगा। सो दिस विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सर्विस यू आर प्रोवाइडिंग, ठीक है।
सो डॉक्यूमेंटेशन वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ फैसिलिटी, नेचर ऑफ चार्ज एंड टाइप ऑफ पर्सन। टाइप ऑफ पर्सन भी जरूरी है, इंडिविजुअल पर्सन के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स के लिए अलग चाहिए, एक कंपनी के लिए अलग रिक्वायरमेंट होगी, एक सोल प्रोप्राइटर के लिए अलग होगा, एक पार्टनरशिप के लिए अलग होगा। सो अकॉर्डिंगली टाइप ऑफ पर्सन भी जो है वो यहाँ पर मैटर करता है, ठीक है। The documents prescribed for the cash credit facility may not be used for the term loan facility, as I have already told you. Similarly, a document meant for an individual borrower cannot be used for a company or a partnership borrower. As the bankers have pre-printed forms of document, it should be ensured that the correct set of documents which are relevant for the particular facility and borrower are used. ठीक है, तो इसीलिए जो है बैंकर्स जो है ये पहले ही उनके पास में क्या है, एक प्री प्रिंटेड फॉर्म्स होता है, मतलब कि आप लोग जो डेली डील करते हैं इसमें तो आप लोगों के पास में एक प्रॉपर प्री प्रिंटेड फॉर्म्स है और ये फॉर्म्स बनाए जाते हैं या ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई। जो सारी जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो उस फॉर्म में लिखी होती है। इसके अलावा किसी भी एक इंडिविजुअल बैंक को लगता है कि कोई भी जो है एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की जरूरत है तो उस अकॉर्डिंगली जो है वो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को भी क्या करती है, अवेल करती है, ठीक है। सो जो सारे बैंकर्स हैं उनके पास में क्या होगा, एक प्री प्रिंटेड जो है फॉर्म्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स की, जो कि इंश्योर उन फॉर्म्स में जो है ये चीज बहुत ही क्लियरली होना चाहिए एंड वो जो फॉर्म्स है वो गारंटीड होने चाहिए कि हाँ ये करेक्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के साइड ही हमें लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वो फॉर्म में बेसिकली सब कुछ लिखा है कि टर्म लोन्स के लिए कौन सा जो है आपके डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, जॉइंट अकाउंट होल्डर्स के लिए कौन से उसकी जरूरत है, उनके क्या क्या जो है लाइबिलिटीज होंगे, वो सारी चीजें। तो अकॉर्डिंगली करेक्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। Typically, bank document forms differ for various types of products, like that is facility and the nature of charge, whereas options of narrations provisions in respect of different types of borrowers are built in each form. ठीक है, so accordingly जो various type of product है that is facilities है उसके according जो है documents भी differ करेंगे, ठीक है। While this reduces the number of standard forms, this also entails greater care to be exercised in choosing the correct option at the time of execution of documents. ठीक है, so जैसे ही जो है ये एक proper जो है एक standard form होता है जिसमें कि basically सारी चीजें जो है वो prescribed form में लिखी हुई है, ठीक है। so accordingly जो है यहाँ पर जो correct documents है उसे choose करने में बहुत ही ज्यादा ये facilitate करते हैं। देन स्टैंपिंग, स्टैंपिंग जो है हमारी नेक्स्ट प्रोसेस हो जाती है इन डॉक्यूमेंटेशन एंड हम ये भी बोल सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाती है। जैसे कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्टैंपिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जो है हमारा प्रॉमिसरी नोट देखें, दैट इज डिमांड प्रॉमिसरी नोट देखें या एग्रीमेंट्स देखें या फिर जो है फॉर्म्स देखें, इन सभी में जो है स्टैंपिंग की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है एंड स्टैंपिंग जो है वो प्रॉपरली होना भी ज़रूरी है एंड उसमें हम लोगों ने प्रोविजंस देखे हैं कि स्टैंप होने के बाद में कोई भी अल्टरेशन नहीं हो सकता है। अगर कोई भी अल्टरेशन किया जाता है तो फिर वो चीज़ वैलिड नहीं होगी। इन केस की जो है अगर अंडरस्टैम्प्ड है या कुछ भी है तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो है जो प्रॉपर जो पूरी उसकी लाइबिलिटी हम बोले कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक बैंकर ही लेने वाला है। दैट मीन्स एक बैंकर जो है वो एक बोरोवर का साइन लेगा, उसके पहले जो है उसे उन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली स्टैम्प करवाना है। इफ अगर स्टैम्प प्रॉपर नहीं है उसके बाद में जो है कोई भी अल्टरेशन का आप बोलोगे या एक बैंकर बोलेगा तो वो चीज जो है वो पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। So the next aspect of documentation is stamping. Stamping is required for payment of applicable duty and evidences such payments having been made. ठीक है, तो जो स्टैंपिंग है वो क्यों रिक्वायर्ड होती है, वो जो है एक पेमेंट पर एप्लीकेबल ड्यूटी, साथ ही साथ एविडेंस जो है इसके लिए स्टैंपिंग जरूरी है कि हाँ एविडेंस होता है वो कि हाँ ऐसा कोई भी एक पेमेंट है जो कि किया जा रहा है। अ डॉक्यूमेंट शॉल बी स्टैम्प्ड इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन स्टैम्प एक्ट एज अमेंडेड बाय द कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, सो स्टैंपिंग किसके अकॉर्डिंग होगी, इंडियन स्टैम्प एक्ट के अकॉर्डिंग होगी। सो इंडियन स्टैम्प एक्ट contains provisions regarding time of stamping for instruments executed in India and out of India। ठीक है, so basically जो इंडियन स्टैम्प एक्ट है उसमें सारे प्रोविजंस है
रिगार्डिंग द टाइम ऑफ स्टैंपिंग, सारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है उसका जो भी एग्जीक्यूट किए जाते हैं इन इंडिया और आउट ऑफ द इंडिया। ऑल राइट, सो अगर जो है हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टैंपिंग जो है वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है की जाती है, या स्टैंपिंग में कौन से प्रोविजंस जो है वो माने जाते हैं, सो दैट विल बी ऑफ इंडियन स्टैंप एक्ट। ठीक है, अ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया शॉल बी स्टैम्प्ड बिफोर और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। एक जो डॉक्यूमेंट है जो कि एग्जीक्यूट किया जा रहा है इंडिया में, वो पहले ही क्या हो जाना चाहिए, स्टैंप हो जाना चाहिए बिफोर और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। या तो एग्जीक्यूशन के पहले ही या फिर एग्जीक्यूशन के टाइम पर जो है वो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी स्टैम्प्ड होना चाहिए। दैट मीन्स आफ्टर एग्जीक्यूशन जो है अगर स्टैंपिंग के लिए लेकर जाओगे सो वो चीज वैलिड नहीं होगी। ठीक है, then while stamp papers for different values are made available by the government and these can be used for the purpose of stamping, in case of pre-printed forms adhesive stamps are required to be used। ठीक है, so basically हर एक stamping मतलब कि अलग अलग टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अलग अलग जो है स्टैम्प्स अवेलेबल होते हैं और अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग भी जो है डिफरेंट होते हैं डिपेंडिंग की किस पर्टिकुलर काइंड का डॉक्यूमेंट है। एंड फॉर जो प्री प्रिंटेड जो फॉर्म्स होते हैं उनके लिए एडहेसिव स्टैम्प्स भी अवेलेबल है। सो इफ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या प्री प्रिंटेड फॉर्म्स के लिए एनी काइंड ऑफ स्टैम्प अवेलेबल है, तो आपको आंसर करना होगा कि यस, वो क्या होंगे, वो एडहेसिव स्टैम्प है। एडहेसिव स्टैम्प के थ्रू जो है प्री प्रिंटेड फॉर्म्स को भी स्टैम्प किया जा सकता है। सो सेक्शन 12 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट प्रोवाइड्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ एडहेसिव स्टैम्प सो दैट द सेम कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। अब जो है कैंसिलेशन ऑफ एडहेसिव स्टैम्प कहां पर कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है, सो दैट इज इन सेक्शन 12 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट। ठीक है, एडहेसिव स्टैम्प के कैंसिलेशन से, अगर कैंसिलेशन से रिलेटेड अगर आपसे प्रोविजन पूछा जा रहा है, सेक्शन पूछा जा रहा है, तो आप क्या बताएंगे, दैट वुड बी सेक्शन 12 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट। So any instrument bearing an adhesive stamp which has not been cancelled so that it cannot be used again shall be deemed to be unstamped। ठीक है, so अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिस पर कि adhesive stamp लगा है जो कि अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है, has not been cancelled, which has not been cancelled so that it cannot be used again shall be deemed to be unstamped। ठीक है, so if कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जिस पर कि एडहेसिव स्टैम्प है एंड उसे कैंसिल नहीं किया गया है, कैंसिल करने से बस ये होता है कि वो जो स्टैम्प है उसे और हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, वहां तक जो है उसका यूसेज खत्म हो जाता है सिर्फ उस डॉक्यूमेंट तक। दैट मीन्स उस डॉक्यूमेंट के लिए वो वैलिड है, लेकिन वो जो है फिर नेक्स्ट किसी डॉक्यूमेंट पर नहीं जाएगा। सो अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है उस पर अगर एडहेसिव स्टैम्प लगा हुआ है और ऐसे केस में अगर वो जो स्टैम्प है वो अगर कैंसिल नहीं हुआ है, तो उस डॉक्यूमेंट को हम क्या मानेंगे कि ये अनस्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट है। ठीक है, सो एक चीज जो बहुत ही क्लियरली आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज अगर किसी भी डॉक्यूमेंट पर एडहेसिव स्टैम्प है और अगर वो कैंसिल नहीं है, तो ऐसे केस में जो वो डॉक्यूमेंट है वो अनस्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाएगा। ऑल राइट, देन अमाउंट ऑफ ड्यूटी, अब कितनी अमाउंट ऑफ ड्यूटी चार्ज की जाती है ऑन वेरियस काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सो इन केस ऑफ प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, शेयर ट्रांसफर रिसीप्ट्स, लेटर ऑफ credit, policy of insurance being central subjects, the duty is uniform in all the states। ठीक है, so that means कि ये सारी जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सेंट्रल सब्जेक्ट में आते हैं। दैट मीन्स ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है क्या करेगी, इन्हें जो है रूल करती है, इन पर जो है वेरियस प्रोविजंस वगैरह लगाती है और इसीलिए जो है ये सारे स्टेट्स में यूनिफॉर्म रहते हैं। सो दैट मीन्स इफ क्वेश्चन अराइजेस कि कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट्स है जिन पर अमाउंट ऑफ ड्यूटी जो है वो कांस्टेंट या यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट दी स्टेट्स, थ्रू आउट ऑल स्टेट्स, तो उसमें जो है आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। दैट इज promissory note, bills of exchange, share transfer receipts, letter of credit, policy of insurance। ठीक है, in other cases like hypothecation, pledge agreement, power of attorney, lease, mortgage etc, the duty is different in different states। ठीक है, so basically आप ये चीज याद रख लो, इन सारे का जो नाम है वो याद रख लो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इतने हैं जिनकी जो है अमाउंट ऑफ ड्यूटी क्या रहेगी, जो ड्यूटी है वो हर स्टेट में यूनिफॉर्म रहेगी क्योंकि ये सेंट्रल लिस्ट में आ रहा है।
इसके अपार्ट अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं तो उन पर जो ड्यूटी चार्जेस हैं वो डिफर करेंगे फ्रॉम स्टेट्स टू स्टेट्स, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर जो है एक एक चीज का नाम रखना पॉसिबल, याद रखना पॉसिबल नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या है ETC, दैट मीन्स इसी तरह के और भी, तो अकॉर्डिंगली हम जो है एक एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट का नाम याद नहीं रख पाएंगे या सर्विस का नाम याद नहीं रख पाएंगे। तो बेसिकली क्या कर लो कि बस इतनी का नाम याद रख के जो है एकदम क्लियर अपने माइंड में एक वो बना लीजिए कि हाँ ये सारी चीजों पर जो है ड्यूटी सेम रहती है थ्रू आउट दी कंट्री एंड बाकी की जो है वो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू दी स्टेट्स टू स्टेट और स्टेट गवर्नमेंट्स के हिसाब से, ठीक है। अमाउंट ऑफ ड्यूटी मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ प्रिवेलिंग इन द स्टेट वेयर द डॉक्यूमेंट इज फर्स्ट एग्जीक्यूटेड, ठीक है। जो अमाउंट ऑफ ड्यूटी है वो किस स्टेट के प्रोविजन के हिसाब से चलेगी, जहां पर वो सबसे पहले एग्जीक्यूट किया गया है, ठीक है, फर्स्ट एग्जीक्यूटेड आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए कि जो है हिमाचल प्रदेश में कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या कोई एक जो सर्विस है वो क्या हो रही है, वो वहां पे एग्जीक्यूट की गई है, उसके जो उसको अवेल करना या उसका जो यूसेज है वो मान लीजिए महाराष्ट्र में हो रहा है, लेकिन सबसे पहले जो है उसको एग्जीक्यूट कहाँ से किया गया, हिमाचल प्रदेश से, तो उस पर जो सारी जो भी अमाउंट ऑफ ड्यूटी है वो अकॉर्डिंगली हिमाचल प्रदेश के जो प्रोविजंस हैं, उस स्टेट के जो प्रोविजंस हैं उनके हिसाब से चार्ज की जाएगी, महाराष्ट्र के हिसाब से चार्ज नहीं होगी, ठीक है। तो जहां से फर्स्ट एग्जीक्यूशन होता है अकॉर्डिंगली उसी वे में जो है वही उसी स्टेट का जो है जो ड्यूटी है वो चार्ज की जाती है, ठीक है, उसके जो प्रोविजंस है वो माने जाते हैं। इफ द डॉक्यूमेंट्स आर अंडर स्टैम्प्ड they may be accepted as evidence after payment of penalty as specified in the act of concerned state government. Now वैसे तो हम लोग जो है प्रीवियसली इस चीज को पढ़कर आए कि अगर कोई भी अंडरस्टैम्प्ड या अनस्टैम्प्ड जो डॉक्यूमेंट है तो ऐसे केस में जो है उसके लिए पेनाल्टी पे करने के बाद भी जो है उसे स्टैम्प्ड हम नहीं बना सकते, लेकिन अकॉर्डिंग टू वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है, अब वो कंसर्न स्टेट की गवर्नमेंट ने जो है ऐसा प्रोविजन बनाया या नहीं बनाया वो उस पर डिपेंड करता है। अब द थिंग इज कि हमें जो है एक एक स्टेट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, रीजन बीइंग हम जो है एक ओवरऑल एग्जाम दे रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली हमें एक एक स्टेट में कि कौन से स्टेट में क्या प्रोविजन है, कौन से में क्या नहीं है, उस चीज को हमें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसीलिए हम वहां पर डीप में नहीं जाने वाले। सो अगर जो है कोई भी जो भी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है, अगर उनके उसमें ऐसा प्रोविजन होता है कि कोई भी जो अंडरस्टैम्प्ड या अनस्टैम्प्ड, जो नॉट वी कैंट से अनस्टैम्प्ड बट अंडरस्टैम्प्ड की हम बोल सकते हैं कि अगर कोई भी अंडरस्टैम्प्ड जो है डॉक्यूमेंट है तो वो एज ए एविडेंस यूज किया जा सकता है कुछ पेनाल्टी पे करने के बाद में, ठीक है। सो दैट मीन्स एक अंडरस्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट जो है वो भी एज ए एविडेंस या हम बोले कि वो भी जो एक वैलिड डॉक्यूमेंट की तरह जो है अपना रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। In case promissory note, bills of exchange, share transfer receipt, letter of credit, policy insurance are understamped in terms of amendment of section 35 of the Indian Stamp Act with effect from 18/4/2006, they can also be revalidated on payment of stamp duty with penalty if any, ठीक है। सो जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के जो भी रूल कर रहे हैं वो तो देखिए, उसके अलावा जो बाकी के जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी अमेंड हो सकते हैं या वो भी हम बोलें कि उन्हें रीवैलिडेट किया जा सकता है। और ये रीवैलिडेशन का क्लॉज कब से आया, सो ये जो है 18 अप्रैल 2006 में जो है ये अमेंडमेंट हुआ था इन दी सेक्शन 35 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट, ठीक है। एंड उस अमेंडमेंट में ये बोला गया था कि ऐसे जो अंडरस्टैम्प डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें रीवैलिडेट किया जा सकता है, और अगर कोई स्टैम्प ड्यूटी है तो वो पे कर और उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एक वैलिड डॉक्यूमेंट बनाया जा सकता है। स्टैम्प लॉज बीइंग रेवेन्यू लॉ, दे अंडरगो चेंजेस एंड वन शुड कीप वन सेल्फ पोस्टेड अबाउट द लेटेस्ट चेंजेस, ठीक है। सो बेसिकली ये जो भी लॉज हैं, स्टैम्प लॉज वगैरह, ये रेवेन्यू लॉज हैं और इन्हें जो है ये चेंज होते रहते हैं। सो अकॉर्डिंगली ये चेंज होंगे। इफ इन केस आप जब भी एग्जाम दे रहे हो, जिस भी ईयर में आपका एग्जाम है
उसके उस ईयर में आप जो है डेली अगर आप न्यूज़ से गो थ्रू करते रहते हैं तो आप लोगों को जो है क्लियरली पता रहेगा अगर कोई भी चेंजेस हुए हैं तो जो चेंजेस हुए हैं एक बार उन्हें आप अच्छे से पढ़ लें, उन्हें एक बार आप अच्छे से ध्यान रख लें, एंड देन जो है आप आगे की बाकी सारी चीज़ें तो देख ही सकते हैं। जो भी समझने वाली चीज़ें हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी के अगर कोई भी अमेंडमेंट या कोई चेंजेस होते हैं तो वो जब भी आप न्यूज़पेपर या आप डेली अगर अपडेटेड रहते हैं न्यूज़ से तो वो चीज़ें आप लोगों को जो है क्लियरली पता चल जाती है, ठीक है। तो बस अगर कोई चेंजेस होते हैं, कोई अमेंडमेंट्स होते हैं तो वो कौन सा अमेंडमेंट है, कौन से सेक्शन में हुआ है, ओके, कौन से एक्ट में हुआ है, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। ऑल राइट, देन आते हैं एग्जीक्यूशन पे। So after filing, the next step in the documentation procedure is the execution or signing of the document. अब जो है हमने स्टैंपिंग देख लिया, अमाउंट ऑफ ड्यूटी देख ली, जो करेक्ट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो सिलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद में क्या आएगा, अब उसके बाद में आएगा एग्जीक्यूशन का टाइम, कि अब जो है सारी जो चीज़ें हो गई उसके बाद में अब उसे एग्जीक्यूट किया जाए एंड साइन किया जाए डॉक्यूमेंट्स को। जब डॉक्यूमेंट साइन होंगे तभी वो क्या होंगे, तभी वो एग्जीक्यूट होंगे। मतलब कि उसका मतलब वही हुआ कि एग्जीक्यूशन मतलब कि साइनिंग करना। It should be ensured that the signature in the document tallies with the signature as appearing in the application for the loan and also with the specimen signature in case the party maintains a deposit account with the bank. All right. So जो signature होगा डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट पर वो सेम होगा किससे, जब लोन के लिए एप्लीकेशन दी थी उस टाइम पर जो साइन किया था उससे, ठीक है। दैट मीन्स जो साइंस हैं वो सेम होने चाहिए, सेम पर्सन के होने चाहिए। ऑल्सो अगर उस पर्सन का कोई अकाउंट है, कोई डिपॉजिट अकाउंट है बैंक में, तो उससे भी जो है उसे चेक किया जाता है, ठीक है। सो इन केस ऑफ एग्जीक्यूशन इन द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर और पार्टनर और डायरेक्टर और एजेंट और ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर, द प्रॉपर्टी शुड बी क्लियरली मेंशन्ड, ठीक है। सो जो भी अगर ये वेरियस जो है हमारे पास में सोल प्रोप्राइटर हो गया, पार्टनर हो गया, डायरेक्टर हो गया, कोई भी जो है इनके अगर कोई जो है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में अगर एग्जीक्यूशन किया जाता है, सो इन दैट केस जो सारी प्रॉपर्टी वगैरह है वो क्या होगी, वो क्लियरली जो है मेंशन्ड होनी चाहिए कि ये जो है प्रॉपर्टी है, ये फलाना ठिकाना, राइट, वो सारी चीजें जो है एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सब कुछ जो है प्रॉपरली उस एग्जीक्यूशन वाला जो पेपर है, दैट मीन्स जो भी एक फॉर्म बनेगा उसमें हर एक चीज जो है वो प्रॉपरली मेंशन्ड होनी चाहिए, ठीक है। Then similarly, in case document is taken for loan sanction to the minor borrower for his necessity, the signature of the guardian is to be obtained for self and as guardian of the minor borrower, ठीक है। तो अगर जो है कोई भी डॉक्यूमेंट जो है या जो भी लोन है वो अगर सेंक्शन किया जाता है माइनर बोरोवर को, तो इस केस में जो है जो भी एक गार्जियन है उनके सिग्नेचर चाहिए होंगे, साथ ही साथ गार्जियन टू बी ऑब्टेन्ड फॉर सेल्फ, और जो गार्जियन है माइनर बोरोवर का उसमें भी जो है उनके भी जो सिग्नेचर है उनकी रिक्वायरमेंट होगी। दैट मीन्स कि नॉर्मली तो माइनर्स को जो है लोन वगैरह दिए नहीं जाते हैं, बट इफ इन केस अगर बैंक जो है लोन एक माइनर को दे रही है तो इन दैट केस जो है वो गार्जियन के भी प्रॉपर साइन उसमें लेगी, ठीक है। नॉर्मली बैंकर्स टेक द सिग्नेचर ऑफ द एग्जीक्वेंट इन ऑल ऑफ द पेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट सो दैट ही, दैट इज एग्जीक्वेंट, मे नॉट आर्ग्यू इन फ्यूचर दैट द कंटेंट्स ऑफ द पेजेस वर नॉट नोन टू हिम, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस आप लोगों ने देखी ही होगी कि आप लोग जब भी जो है डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाते हो एक कस्टमर से, तो वो क्या किस पे कैसे करवाते हो कि बाय एनी चांस अगर मान लीजिए एक जो आपकी पूरी डॉक्यूमेंट्स है वो 4 पेजेस के, तो चारों पेजेस पर जो है साइन होगा, राइट। और वो साइन क्यों होता है, उसका मतलब क्या है, तो उसका जो है वो एक एविडेंस है कि इन फ्यूचर एग्जीक्वेंट ये ना बोल दे कि नहीं ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये तो आपने बाद में जो है ये पर्टिकुलर जो फॉर्म है या ये पर्टिकुलर जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ये इंसर्ट किए। तो बस उस चीज से बचने के लिए एंड ताकि जो है एग्जीक्वेंट इन फ्यूचर ये ना बोले कि उन्हें पता ही नहीं था, इसलिए हर एक पेज पर साइन लिया जाता है ताकि वो एज अ एविडेंस दिखा सके कि देखिए हर एक साइन, हर एक पेज पर जो है आपने साइन किया है, आपने सारी चीजें पढ़ी है, आपको हमने हर एक चीज बताई है, इसीलिए जो है हर एक पेज पर साइन लेना जरूरी होता है।
सो इन केस द डॉक्यूमेंट कंटेन्स एनी अल्टरेशन, ओवरराइटिंग और कटिंग, इट मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड विद द फुल सिग्नेचर ऑफ द एग्जीक्वेंट्स। ओके, इसमें भी जो है एग्जीक्वेंट का साइन चाहिए। इफ इन एनी केस जो है कहीं पर भी जो है कोई भी ऑल्टरेशन किया है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, कोई भी कटिंग की है या फिर कोई भी ओवरराइटिंग है, तो उस पर जो है प्रॉपर जो भी एक एग्जीक्वेंट है उनका जो है फुल सिग्नेचर रहेगा। जैसे कि बाय एनी केस ये एक हमारा कोई एक लाइन है, इसमें कोई अल्टरेशन है या इसे कट किया गया है, तो इसी के पास में जो है क्या होगा, इसी के पास में जो है एक एग्जीक्वेंट अपना प्रॉपर पूरा साइन करेगा, फुल साइन करेगा, जिससे कि ये चीज जो है ऑथेंटिकेट की जा सकती है कि हाँ भाई ये जो है ये एग्जीक्वेंट के सामने हुआ है एंड एग्जीक्वेंट वाज वेल नोन अबाउट ऑल दीज। ठीक है, The documents shall be executed in the presence of bank officials, and the fact of execution of documents with the date and time of the execution, the details of the documents executed, the fact of having explaining the contents of the documents in the language known to the executant shall be recorded in the register with the signature of two bank officials, so that in case any dispute regarding execution of documents, this register may be produced as evidence before appropriate authority। ठीक है, so जो proper documents हैं उसमें जो है proper एग्जीक्यूशन के टाइम पर जो भी बैंक ऑफिशियल्स प्रेजेंट थे, एटलीस्ट बोला जाता है कि 2 बैंक ऑफिशियल्स होने चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, ताकि 2 से जो है ऑथेंटिसिटी जो है वो ज्यादा बढ़ती है। ऑलराइट, तो 2 जो है बैंक ऑफिशियल्स जो भी प्रेजेंस, जो भी वहां पर बैंक ऑफिशियल प्रेजेंट है वो 2 बैंक ऑफिशियल्स का जो है उस पर प्रॉपर साइन वाइन रहेगा। जो भी फैक्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट है, जैसे कि जो भी टाइम एंड डेट है, जो डिटेल्स है डॉक्यूमेंट्स की, जो भी वेरियस कंटेंट्स हैं वो एक्सप्लेन करने का जो फैक्ट है, जो भी लैंग्वेज नोन है, देन जो सिग्नेचर्स हैं, ये सारी चीजें जो है ये आपके एक रजिस्टर पर क्या की जाती है, पूरी रिकॉर्ड की जाती है, सो दैट इफ इन एनी केस अगर फ्यूचर में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो ऐसे केस में जो है उसके लिए क्या किया जा सकता है, जो डिस्प्यूट है उसे जो है क्लियर आउट करने के लिए, सेटल डाउन करने के लिए जो है जो प्रॉपर रिकॉर्ड्स है वो एक अथॉरिटी के सामने दिखाए जा सकते हैं कि देखिए ये चीजें हैं, हमने ये डॉक्यूमेंट्स लिए, इस टाइम पर ये जो है क्या हुआ था, एग्जीक्यूट हुआ था इस प्लेस पर, ये सारे जो है टर्म्स एंड कंडीशन थे। अब इसमें जो है अगर कोई भी काइंड ऑफ डिस्प्यूट है तो वो उसे सेटल किया जा सकता है एंड बैंक जो है वो अपने साइड से बता सकती है कि हमने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, इफ इन केस बैंक की अगर गलती नहीं होती है तो। ठीक है, it is sometimes misconceived that if the signature of the maker is attested or witnessed on the demand promissory note, it becomes a bond। ठीक है, अब देखिए ये चीज जो है ये एक मिसकंसेप्शन है। दैट मीन्स कि क्या मिसकंसेप्शन है, पहले इस चीज को समझते हैं कि अगर किसी भी डिमांड प्रॉमिसरी नोट पर अगर जो है मेकर के सिग्नेचर होते हैं, उस पर अटेस्टेड होते हैं, तो उसे जो है बॉन्ड हम मानते हैं। बट ये मिसकंसेप्शन है, ये सही नहीं है। डिमांड प्रॉमिसरी नोट जो है वो बॉन्ड नहीं माना जाएगा, और ये चीज प्रूव हुई थी इन ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये चैलेंज किया गया था, या हम बोलें कि ये प्रूफ किया गया था कि ये बॉन्ड नहीं होगा। किस पर्टिकुलर केस में, मैसूर हाईकोर्ट में ऑफ द रघुनन बालकृष्ण देशपांडे वर्सेस बिहारी लाल कृष्ण प्रसाद दवे AIR 1972 मैसूर 15T। ठीक है, सो ये जो है इस पर्टिकुलर केस के बाद में जो है ये बताया गया था कि ऐसा कोई भी जो प्रॉमिसरी नोट है वो बॉन्ड नहीं बनता है। ठीक है, सो इट वाज हेल्ड बाय कोर्ट दैट द प्रॉमिसरी नोट इवन इफ अटेस्टेड डज नॉट बिकम अ बॉन्ड। तो इफ इन एनी केस जो है ये क्वेश्चन आता है, जो कि आ सकता है कि जो डिमांड प्रॉमिसरी नोट है अगर उस पर मेकर के जो सिग्नेचर्स है वो अटेस्ट किए जाते हैं तो भी उसे हम बॉन्ड क्यों नहीं मानते, ये कौन से पर्टिकुलर केस में इसे जो है चैलेंज किया गया था एंड इसकी जो पूरी हियरिंग है वो हुई थी। तो आपको केस पता होना चाहिए, दैट वाज इन द मैसूर हाई कोर्ट। ठीक है, उसके बाद में किसका केस था, रघुनन बालकृष्ण देशपांडे वर्सेस बिहारी लाल कृष्ण प्रसाद दवे। ऑल राइट, देन आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, दैट इज लीगल प्रोसीजर्स। अब जो है
ये जो पूरी डॉक्यूमेंटेशन है इसमें क्या क्या लीगल प्रोसेसेस की जरूरत है. सो इन सम केसेस आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट सर्टेन लीगल प्रोसीजर्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड. For example, in case of advances to limited companies against its asset, the required forms are to be presented to the registrar of companies with the 30 days from the date of execution. Now that depends कि हर एक kind of जो documents है उन्हें legal process की जरूरत नहीं होती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स को होती है आफ्टर देयर एग्जीक्यूशन. जैसे कि एक सिंपल से एग्जांपल है हमारे पास में लिमिटेड कंपनीज का. जो लिमिटेड कंपनीज हैं उन्हें अगर कोई भी एडवांस दिया जाता है, कोई भी लोन दिया जाता है, तो वो चीज जो है उसका जो प्रॉपर पूरी जो एग्जीक्यूशन है और जो सारे डॉक्यूमेंट्स है ये सबमिट किए जाते हैं या फिर ये प्रेजेंट किए जाते हैं टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. जो भी एग्जीक्यूट हुआ है उससे 30 डेज के अंडर. तो इन दैट केस जो है ये एक लीगल प्रोसेस है कि अंडरटेक करनी होगी. अब कहां पर क्या क्या लीगल प्रोसेसेस अंडरटेक करनी होती है ये चीज एक बैंकर को जो है ये प्रॉपरली जो है बताई जाती है कि ये चीजें हैं, आपको जो है इस पर्टिकुलर वे में एग्जीक्यूशन करना है, उसके बाद में जो है इस वे से लीगल प्रोसेसेस जो है ये फुलफिल करनी होगी. ठीक है. सिमिलरली इन द केस ऑफ क्रिएशन ऑफ रजिस्टर्ड मॉर्गेजेस, द मॉर्गेज डीड इज प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द डीड. ठीक है. ये था हमारा लिमिटेड कंपनीज का. उसके बाद में अगर देखें कि जो रजिस्टर्ड मॉर्गेज होते हैं उनके लिए एक मॉर्गेज डीड जो है जिसमें कि प्रॉपर एक एक चीज डिफाइन होती है वो प्रेजेंट करना होता है फॉर रजिस्ट्रेशन. किसके सामने प्रेजेंट करना होता है? रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के सामने 4 months के अंदर डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से 4 months के अंदर जो है ये चीज प्रेजेंट करनी होती है. If these procedures are not observed, then the bank may have to lose priority over the security. और अगर जो है ये प्रोसेसेस अंडरटेक नहीं की जाती है तो बैंक की जो प्रायोरिटी होती है इन सिक्योरिटीज पर वो जो है वो बैंक लूज कर देती है. दैट मीन्स अब जो है मतलब कि पहले क्या था, अगर ये चीजें अगर फुलफिल हो जाती है, अगर लीगल प्रोसेसेस हो जाती है तो बैंक के पास में जो है एक एज है कि हाँ इफ इन एनी केस जरूरत लगी तो वो इस मॉर्गेज को सेल कर सकते हैं. लेकिन अगर वो ये अंडरटेक नहीं करते हैं, ये जो लीगल प्रोसेस है फुलफिल नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में बैंक का जो उस पर राइट है, जो एक प्रायोरिटी राइट है कि सबसे पहले बैंक का हक है, वो चीज जो है बैंक से छीन ली जाती है. ठीक है. The documents in some cases may not be admissible as evidence before the competent authority. ठीक है. तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो कुछ केसेस में जरूरी नहीं होते हैं किसी भी अथॉरिटी के सामने जो है प्रेजेंट करने के लिए, तो वो चीज़ एक अलग हो जाती है. यही बात जो है हमें याद रखनी है कि कुछ तो हमें पता ही है. अपार्ट फ्रॉम दैट जो है कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें लीगल प्रोसेसेस की जरूरत नहीं होती है. ठीक है. देन कीपिंग डॉक्यूमेंट्स वैलिड दैट इज इन फोर्स. अब डॉक्यूमेंट्स को जो है एक बैंक ने कलेक्ट तो कर लिया लेकिन उन्हें वैलिड भी रखना है. जब तक जो है पूरा रीपेमेंट होता है लोन का तब तक उन जो डॉक्यूमेंट्स है उनको वैलिड रखना भी तो जरूरी है. दैट मीन्स इन फोर्स रखना जरूरी है कि हाँ वो चीज जो है आपके यूज आप कर सको. सो उन्हें वैलिड कैसे रखा जाता है? अब ये जो है जब हम बात करते हैं कीपिंग डॉक्यूमेंट्स वैलिड की, तो इसमें हम एक एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, दैट वुड बी लिमिटेशन एक्ट. ठीक है. तो स्टैंप ड्यूटी की जब हमने पढ़ी थी या स्टैंपिंग जब हमने देखा था, सो वो किसके अंडर कवर था? इंडियन स्टैंप एक्ट के अंडर. जब हम बात कर रहे हैं कीपिंग डॉक्यूमेंट्स वैलिड, दैट मीन्स डॉक्यूमेंटेशन का वैलिडेशन पीरियड की अगर हम बात कर रहे हैं, सो दैट गोज टू दी लिमिटेशन एक्ट. इस वजह से जो है आपको ये वेरियस चीजें याद रखनी है. ठीक है. देखिए ऐसे ही जो है आपके जो ये वेरियस पेपर हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड है. जैसे कि हमारा ये पीपीबी है, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, ये हमारा जो पेपर 3 है, दैट इज जो लीगल रेगुलेटरी वाला जो हमारा पेपर है, उससे क्या है, उससे रिलेटेड है. थोड़ा बहुत हम देख सकते हैं कि टॉपिक्स हमारे रिलेटेड हो जाते हैं. जैसे कि हम जो है यहाँ पर ये जो लॉज हैं, जो एक्ट्स हैं, इनके बारे में पढ़ भी रहे हैं. तो ऐसे ही जो है थोड़ा आपको इंटर रिलेट करके पढ़ना होगा. All right. So the documents taken by bank for credit facility do not have a perpetual life. The provisions of Limitation Act apply to them. The Limitation Act
प्रिस्क्राइब्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब जो लिमिटेशन एक्ट है वो एक पीरियड प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर लिमिटेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट, कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कितने टाइम तक वैलिड रहेंगे, क्या उसकी लिमिट है। ठीक है, so for example the period of limitation for DPN, that is demand promissory note, is 3 years from the date of execution. If a loan is not repaid within the period of limitation, then the bank has to get fresh documents for extending the period of limitation as per the provisions of limitation act. ठीक है, so limitation act में जो है various provisions given है जो कि हमें बताते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट कब तक जो है वैलिड रहेगा। So as per section 18 of the act, when the borrower acknowledges the debt before the expiry of period of limitation, then the life of the document is extended by one more period from the date of such acknowledgement. ठीक है, so जो सेक्शन 18 है इस एक्ट का वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि अगर कोई बोरोअर जो वो एक्नॉलेज करता है उनकी जो भी डेथ है उसे, उनकी जो भी डेप्थ है उसे उस जो है उसकी एक्सपायरी डेट के पहले, तो ऐसे केस में जो ये पर्टिकुलर सेक्शन है इसके अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी है वो 1 साल के लिए और बढ़ जाती है। ठीक है, सो बेसिकली जो लिमिटेशन एक्ट है वो लिमिट करते हैं वेरियस डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को एज पर सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट। अब सेक्शन जो है हम लोगों ने कौन सा देखा, 18 देखा कि सेक्शन 18 क्या बोल रहा है। सेक्शन 18 बोल रहा है कि अगर बोरोअर अपनी जो डेप्थ है उसे अगर एक्नॉलेज करता है एक्सपायरी डेट से पहले, सो इन दैट केस जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी जो वैलिडिटी है वो 1 साल के लिए क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। Then comes to section 19 of the act, तो ये क्या बोलता है, so if the borrower or his duly authorized agent makes any part payment towards the loan before the expiry of period of limitation, then the period of limitation is extended by one more period from the date of such part payment। ठीक है, तो सेक्शन 19 जो है एक्ट का वो ये चीज बताता है कि इफ इन एनी केस जो है उस लोन का अगर फुल नहीं, अगर पार्ट पेमेंट भी हो गया है, हाफ जो है पेमेंट हो गया है, कोई भी जो है कुछ भी थोड़ा बहुत पेमेंट हुआ है, सो इन दैट केस ये जो लिमिटेशन है डॉक्यूमेंट्स की 1 साल के लिए और बढ़ा दी जाती है। ठीक है, देन सेक्शन 3 जो है लिमिटेशन एक्ट का वो बोलता है कि अ सूट कैन नॉट बी फाइल्ड फॉर रिकवरी ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द टाइम बार्ड डॉक्यूमेंट। अगर कोई भी टाइम बार्ड डॉक्यूमेंट है, दैट मीन्स अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है जो कि टाइम के बेसिस पर दिए गए हैं, तो इन दैट केस जो है कोई भी जो है कोई भी सूट जो है वो फाइल नहीं किया जा सकता है फॉर द रिकवरी। ठीक है, किसके स्ट्रेंथ पर, टाइम बार्ड डॉक्यूमेंट्स की स्ट्रेंथ पर। दैट मीन्स कि टाइम बार्ड डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर जो है ये नहीं बोला जा सकता कि नहीं ये जो है इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आप हमें अभी जो है रिकवरी जो है हमें करनी है, आप हमें अभी रीपेमेंट कीजिए, ये चीज एक बैंक नहीं बोल सकती है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3। Then even the provisions regarding condonation of delay in taking appropriate legal action as per section 5 of the act is not applicable for filing a suit for recovery of debt. Hence, if the documents are time barred, the bank's right of legal remedy for recovery is lost. ठीक है, तो if any case जो है अगर कोई भी अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लेने में डिले हो रही है, सो इन दैट केस जो है सेक्शन 5 ये बोलता है कि ये ऐसे पर्टिकुलर जो है केसेस को हम रिकवरी के लिए क्या नहीं कर सकते, सूट नहीं कर सकते हैं, वो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, उस पर लीगल प्रोसेसिंग नहीं होगी। दैट मीन्स टाइम बार्ड डॉक्यूमेंट्स के स्ट्रेंथ पर जो है रिकवरी नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 एंड सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग जो है टाइम बार्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है क्या नहीं होगा, कोई भी लीगल रेमेडी पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, तो ये कुछ जो है हमारे लिमिटेशन एक्ट के वेरियस सेक्शंस हैं और सेक्शंस के जो वेरियस प्रोविजंस हैं वो हम लोगों ने देखे, एंड इन सारे सेक्शंस में क्या क्या लिखा हुआ है ये आप लोगों को याद रखना है। Then comes to renewal of documents. So at the time of renewal or variation between the limit, the bank should obtain a fresh set of documents or continue the existing set of documents duly supported by supplemental or additional deeds if required. ठीक है, सो रिन्यूएबल ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अब अगर जरूरत लग रही है तो डॉक्यूमेंट्स को रिन्यू भी किया जाता है। All right, so at the time of renewal or variation within the limit, the bank should obtain a fresh set of documents
और कंटिन्यू द एग्जिस्टिंग सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स सपोर्टेड बाय सप्लीमेंट और एडिशनल डीड्स इफ रिक्वायर्ड। इफ अगर जो है जो भी लिमिटेशन है उसके पहले ही क्या कर लिया जा रहा है, कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स अगर उन्हें रिन्यू किया जा रहा है तो न्यू डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, या फिर जो एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है सिर्फ वो चीज जो है वो बुलवा ली जाती है फ्रॉम अ कस्टमर। ठीक है, सो कैंसिलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वुड कॉज अ डिसकंटिन्यूटी इन द बैंक्स चार्ज ऑन सिक्योरिटी फॉर द क्रेडिट फैसिलिटी। अगर जो एग्जिस्टिंग सेट ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर उन्हें कैंसिल कर दिया कंप्लीटली, तो ऐसे केस में जो है सिक्योरिटी, जो भी एक सिक्योरिटी रखी गई है एज अ मॉर्गेज, उस पर बैंक का जो चार्ज है वो नहीं रह पाएगा। दैट मीन्स इफ एनी केस अगर जो है रीपेमेंट नहीं होता है तो बैंक के पास जो एक चांस है कि वो रिकवरी कर सकते हैं वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी, वो मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, सो इसलिए जो है जो भी एग्जिस्टिंग सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है उनका कैंसिलेशन जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट मेथड नहीं होगा। बेटर वुड बी कि रिन्यू अगर आप कर रहे हो तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में जो भी एक एडिशनल डॉक्यूमेंट की जरूरत है, जो भी रिक्वायर्ड और भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, वो क्या कर लिए जाते हैं, वो जो है अवेल किए जाते हैं फ्रॉम वेरियस बोरोवर्स। ठीक है, then it is not mandatory to obtain fresh set of documents for renewal of the credit facility. A fresh letter to the borrower agreeing to continue the credit facility by the bank for the further period of say 1 year at his request would suffice. ठीक है, तो एक जो है अगर एक जो फॉर्मल लेटर है अगर वो बोरोवर दे देता है जिसमें कि वो एग्री कर रहे हैं कि हाँ वो अपनी जो ये क्रेडिट फैसिलिटी है बैंक के साथ में उसे क्या करना चाहेंगे, उसे और जो है अवेल करना चाहेंगे, इसे एक्सीड करना चाहेंगे, कंटिन्यू करना चाहेंगे एक फॉर से 1 ईयर, यहाँ पर हम 1 साल का जो है क्या ले रहे हैं, टाइम पीरियड ले रहे हैं कि मान लीजिए 1 साल के लिए जो है वो बोरोवर चाहता है कि उसे क्रेडिट फैसिलिटी और मिले, तो वो एक फॉर्मल लेटर के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हैं एंड वो चीज़ जो है एक्सेप्ट की जा सकती है एंड 1 साल और के लिए क्या हो सकता है, 1 साल और के लिए जो ये क्रेडिट फैसिलिटी कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेप्थ एंड सिक्योरिटी इनकॉर्पोरेटिंग पर्टिकुलर्स ऑफ द ओरिजिनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट ड्यूली साइंड बाय द बोरोवर और ऑब्टेन्ड एट द टाइम ऑफ रिन्यूएबल एंड अटैच्ड टू फॉर्म पार्ट ऑफ द ओरिजिनल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सो अगर जो है अगर ऐसा कुछ होता है तो इस फॉर्मल लेटर के साथ साथ में जो है डेप्थ का एक्नॉलेजमेंट, साथ ही साथ जो भी सिक्योरिटी इनकॉर्पोरेट की जा रही है, पर्टिकुलर्स ऑफ द ओरिजिनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट ड्यूली साइंड बाय द बोरोवर और ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड भी जो सारी चीजें हैं वो ऑब्टेन की जाती है फ्रॉम द बोरोवर। ऑल राइट, तो इस वे में जो है रिन्यू किए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स को। Then comes to revival of time barred debts. ठीक है, so when time barred debts are to be revived, the recourse may be to section 25(3) of the Indian Contract Act 1872। अब सबसे पहले टाइम बार्ड डेट्स क्या होती है इसे हम लोग देख ही रहे हैं, बट उसके पहले आपको ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है, सेक्शन है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये याद रखना है। दैट इज जो भी रिवाइवल ऑफ टाइम बार्ड डेट्स है वो कहाँ जो है गिवन है, इसका प्रोविजन कहाँ हमें मिलेगा, तो वो मिलेगा सेक्शन 25(3) में ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ऑल राइट, दिस सेक्शन प्रोवाइड्स, अब इसमें क्या लिखा हुआ है और रिवाइवल ऑफ टाइम बार्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। So this section provides that the promise made in writing and signed by the person to be charged therewith or by his agent generally or specially authorized in that behalf to pay wholly or in part a debt of which the creditor might have enforced payment, but for the law of limitation of suits is not void for want of consideration। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है ये एक प्रॉमिस जो है ये प्रोवाइड करता है, प्रॉमिस इन राइटिंग एंड साइन होता है। ये जो प्रॉमिस है ये इन रिटन होता है और इसे साइन किया जाता है बाय द पर्सन टू बी चार्ज्ड विद इन। दैट मीन्स जिसने लोन लिया है, जिसने जो है जिसे क्रेडिट की जरूरत है, तो वो एक जो है प्रॉमिस लिखेगा और उसे साइन करेगा, और बाय हिज एजेंट, या तो वो पर्सन खुद या फिर उसके एजेंट, जनरली और स्पेशली अथोराइज्ड इन दैट बिहाफ टू पे होलली और इन पार्ट। अब उस प्रॉमिस में जो है प्रॉपर चीजें लिखी होती है कि या तो वो होलली पे कर रहे हैं, पूरा अमाउंट पे कर देंगे, या फिर इन पार्ट पे कर रहे हैं, अ डेट ऑफ विच द क्रेडिटर माइट हैव एनफोर्स्ड पेमेंट।
वो डेट को जिसमें कि हो सकता है कि एक जो क्रेडिटर है उसने जो है पेमेंट एनफोर्स किया है, दैट मीन्स वो चाहते हैं कि पेमेंट हो जाए, बट जो क्योंकि वो टाइम बाद डॉक्यूमेंट्स एंड लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो है उसमें जो है सूट नहीं कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली जो है अगर जो क्रेडिटर है अगर वो एनफोर्स करते हैं पेमेंट को, तो ऐसे केस में जो डेटर हैं वो इसका रीपेमेंट करेंगे। ये इस प्रॉमिस में इन रिटर्न होता है एंड प्रॉपरली साइंड होता है। सो दैट मीन्स कि ये इस वे से जो है टाइम बाद डॉक्यूमेंट्स को या टाइम बाद डेट्स को जो है यूज किया जाता है फॉर गिविंग लोन्स। A fresh promise to pay a time-barred debt confers a fresh cause of action. The promise must be expressed necessarily implied. ठीक है, तो जब जब जरूरत है जो भी एक फ्रेश प्रॉमिस है वो जरूरत लगेगी, राइट, फॉर द फ्रेश रीपेमेंट एंड ऑल. A fresh promise is a good consideration for the time-barred debt. The fresh documents obtained should be for the principal and the up-to-date interest, particularly in cases where interest is seized. ठीक है, जो भी fresh documents है वो obtain होने चाहिए principal के लिए भी and interest के लिए भी. So in the recent case, the following words were held to the fresh promise to pay. I am arranging to pay the amount of about 50,000 by cash. For the rest of the amount will arrange टू सेंड अ बैंक गारंटी. तो ये जो है ये एक काइंड ऑफ प्रॉमिस है, और ऐसे जो है प्रोमिसेस, एक फॉर्मल प्रोमिसेस जो है वो इन रिटन जो है बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं फॉर द टाइम बाद डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, तो अगर आपको जो है प्रॉमिस का एग्जाम्पल देखना है तो वो कुछ हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास में जो है एग्जाम्पल गिवन है. ठीक है, देन अ स्टेटमेंट मेड बाय अ विटनेस इन द कोर्ट admitting a time barred debt does not constitute a promise to pay within the meaning of section 25(3), that is Lalan Sambhya versus Patton, AIR 1963 AP 337. ठीक है, so to bring the case within the meaning of section 25(3), it is necessary to show that there was an express promise to pay as a mere acknowledgement of liability, even if it is implied to promise would be sufficient for this purpose. That is Ganesh versus Mal Girdhar Das, AR 1931 all. ठीक है, सो जो है इनिशियली इस पर्टिकुलर जो केस है उसमें ये बोला गया था कि अगर कोई भी जो है स्टेटमेंट कोर्ट में विटनेस की जाती है ये एडमिट करते हुए कि हाँ वो जो है टाइम बेड डेट को यूज कर रहे हैं या ऐसा कुछ, तो उसे एज अ प्रॉमिस कंसिडर नहीं किया जाता था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25(3). बट लेटर जो है सेक्शन 25(3) में इसे लाने के लिए उसमें कुछ चेंजेस किए गए थे. इट इज नेसेसरी टू शो दैट देयर वाज एन एक्सप्रेस प्रॉमिस टू पे. तो जो सेक्शन 25(3) है वो ये बोलता है कि हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक जो है प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए कि हाँ ये जो है इसमें प्रॉमिस एक्सप्रेस किया गया है टू पे एज अ मेयर acknowledgement of liability, even if it is a implied promise would not be sufficient for this purpose. ठीक है, तो इसमें जो है कि implied promise sufficient नहीं होगा बल्कि एक जो है प्रॉपर रिटन फॉर्म में प्रॉमिस की जरूरत होगी. और ये जो है ये हमारे ये जो केस था गणेश वर्सेस मल वाला, इस केस में जो है ये हियरिंग हुई थी कि सेक्शन 25(3) के अकॉर्डिंग ये प्रोविजंस हैं. सो दैट मीन्स कि इनिशियली वो सेक्शन 25(3) के अंडर नहीं था, फिर उसे सेक्शन 25(3) के अंडर लाया गया उसमें कुछ चेंजेस करके कि जो है कोर्ट में विटनेस से काम नहीं चलेगा. क्या चाहिए, जो प्रॉपर एविडेंस है वो चाहिए, प्रॉपर जो है प्रॉमिस चाहिए कि हाँ पेमेंट जो है वो किया जाएगा. ठीक, then the Calcutta High Court in a decision Manoj Kumar Saha versus Navadvip Chandra Podar AR 1978 stated that the mortgage by deposits of title deeds in lieu of the barred debt is valid. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जो है हियरिंग में ये बोला गया था कि जो भी मॉर्गेज है एज अ डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स वो बार्ड डॉक्यूमेंट्स में वैलिड मानेंगे. दैट मीन्स अगर बार्ड डेट्स जो है उनके अगेंस्ट अगर कोई मॉर्गेज रखा गया है बाय द डिपॉजिट्स ऑफ द टाइटल डीड्स, तो इन दैट केस वो चीज वैलिड है. दैट मीन्स जो टाइम बेड डेट्स है उनमें भी मॉर्गेजेस रखे जा सकते हैं. Section 25(3) does not govern it because it is a payment of the debt in
as much as the mortgage virtually discharge the debt by assigning to the mortgagee an interest corresponding in money value। ठीक है, तो जो सेक्शन 25(3) है वो इस चीज को गवर्न नहीं करते हैं, लेकिन स्टिल जो है इसे हम क्या मानेंगे, वैलिड मानेंगे, क्योंकि सेक्शन 25(3) के हिसाब से जब आपने एक मॉर्गेज रख दिया है तो मॉर्गेज रख दिया इन दैट केस कि आपकी जो डेथ है वो फुलफिल हो गई है, इसलिए सेक्शन 25(3) के अंडर जो है ये चीज कंसिडर नहीं की जाती है। Then comes the safe keeping and preservation of documents। भाई डॉक्यूमेंट्स को ले लिया, डॉक्यूमेंट्स का एग्जीक्यूशन हो गया, जो रीपेमेंट से रिलेटेड क्लॉजेस थे वो हमने देखे, जो लिमिटेशन एक्ट वगैरह था वो देखा हमने, जो रिवाइवल था वो भी देखा। अब उसके बाद में आता है कि इन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली जो है सेफली जो है प्रिजर्व करके रखना। तो अब जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, दैट इज सेफ कीपिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सो नाउअडेज बैंक्स गिव लोन फॉर लॉन्गर पीरियड, से 20 years और इवन 25 years, until such time the entire dues are recovered, the documents are to be preserved in good condition। अब इतना जो है लॉन्ग टाइम पीरियड है तो ऑब्वियस सी बात है कि गुड कंडीशन में जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को रखना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। अदरवाइज ये ना हो कि जो पेपर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है वो खराब हो जाए, उनमें जो है XYZ रीजन की वजह से कोई भी जो है प्रॉब्लम अराइज हो जाए, वो फट जाए, वो कुछ भी हो जाए उनमें, तो इन सारी चीजों से जो है बचा के रखना जरूरी है। और इसके लिए बैंक्स जो है वो वेरियस काइंड ऑफ जो है सेफ कीपिंग के जो प्रोविजंस है, सेफ कीपिंग के जो मेथड्स हैं वो यूज करती है। नाउ स्टैंपिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स को किस पर्टिकुलर वे से स्टैंप किया जाता है। So the Indian Stamp Act 1899 contain provisions regarding instruments chargeable with duty, mode of using stamps, time of stamping instruments, etc। ठीक है, तो जो इंडियन स्टैम्प एक्ट है 1899 का वो स्टैंपिंग से रिलेटेड है। अब इसके कुछ प्रोविजंस देखते हैं, तो सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट जो है वो बोलता है कि ऑल इंस्ट्रूमेंट्स चार्जेबल विथ ड्यूटी एंड एग्जीक्यूटेड बाय एनी पर्सन इन इंडिया शॉल बी स्टैम्प्ड बिफोर और एट द टाइम ऑफ द एग्जीक्यूशन। या तो एग्जीक्यूशन के टाइम पर स्टैम्प हो या फिर उसी के पहले स्टैम्प हो जाए, लेकिन उसके बाद में स्टैम्प जो है वो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो सेक्शन 17 जो है वो ये बोलता है कि ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो स्टैम्प होने चाहिए बिफोर या फिर जो है एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन। जो सेक्शन 18 है एक्ट का वो क्या एक्सप्लेन करता है, एवरी इंस्ट्रूमेंट अदर देन अ बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट which are chargeable with duty and executed out of India may be stamped within 3 months after it has been first received in India। ठीक है, तो सेक्शन 18 बोलता है इस एक्ट का कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट को छोड़कर जो कि चार्जेबल है ड्यूटी से, ओके, दैट मीन्स जिस पर कोई ना कोई ड्यूटी चार्ज की जाती है और वो एग्जीक्यूट हो रहा है आउट ऑफ इंडिया, इफ इन केस ये चीजें याद रखना कि वो चार्जेबल है, ओके, चार्जेबल इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी। ठीक है, ड्यूटी उस पर चार्जेबल है, साथ ही साथ वो एग्जीक्यूट हो रहा है आउट ऑफ इंडिया, तो ऐसे केस में ये जो प्रॉमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज को छोड़कर जो बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो स्टैम्प हो सकते हैं विद इन 3 months ऑफ द एग्जीक्यूशन। ठीक है, या हम ये बोले कि 3 months आफ्टर इट हैज बीन फर्स्ट रिसीव्ड इन इंडिया, या आउट ऑफ इंडिया जो है एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन जो है वो बाद में क्या किए जा रहे हैं, वो जो है इंडिया में जब रिसीव हुए हैं, तो जब इंडिया में रिसीव हुए हैं उसके 3 महीने तक का क्या है टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में उन्हें स्टैम्प किया जा सकता है। तो सेक्शन 17 एंड सेक्शन 18 के जो प्रोविजंस आएंगे आप लोगों को क्लियर है। देन कम्स टू सेक्शन 19। सो एज पर सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट, द फर्स्ट होल्डर इन इंडिया ऑफ एनी बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड और प्रॉमिसरी नोट ड्रॉन और मेड आउट ऑफ इंडिया शॉल fix there to the proper stamp and cancel the same before he presents the same for acceptance or payment or endorses or transfers or otherwise negotiates the same in India। तो जो सेक्शन 19 है एक्ट का वो ये बोलता है कि जो भी फर्स्ट होल्डर रहेगा इंडिया में ऑफ एनी बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल अदरवाइज देन और ऑन डिमांड और प्रॉमिसरी नोट ड्रॉन और मेड आउट ऑफ इंडिया shall have a fix there to be a proper stamp, ठीक है,
and cancel the same before he presents the same for acceptance. So the simple चीज is कि bills of exchange and promissory note से related जो provision है वो बताया है किसमें, सेक्शन 19 में, और उसमें ये बोला गया है कि अगर कोई भी bills of exchange है या कोई भी promissory note है तो वो जो है उस पर प्रॉपर स्टैंप होना चाहिए, और वो स्टैंप जो है जब उसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है, या हम बोलें कि जो इंडिया का फर्स्ट होल्डर है, इंडिया में जो भी उसका फर्स्ट होल्डर है, उस टाइम पर वो स्टैंप होना चाहिए, प्रॉपरली स्टैंप होना चाहिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। लेकिन जब उसे और फर्दर जो है एक्सेप्टेंस के लिए अगर जो है कहीं पर भी ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसके पहले जो है वो कैंसिल भी हो जाना चाहिए। दैट मीन्स स्टैंप जो है वो कैंसिल हो जाना चाहिए बिफोर ही प्रेजेंट्स द सेम फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट और इंडोर्सेस और ट्रांसफर्स और अदरवाइज नेगोशिएट्स द सेम इन इंडिया। दैट मीन्स कि हमने देखा कि हमारा जो सेक्शन 18 है वो बोलता है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट को छोड़कर बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो 3 मंथ्स का उनमें टाइम पीरियड है, वो इंडिया में आए हैं उससे 3 मंथ्स का उनके पास में टाइम पीरियड है कि वो क्या हो सकते हैं, स्टैंप हो सकते हैं। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट को ऑलरेडी स्टैम्प्ड होना जरूरी होता है। अब सेक्शन 19 बोलता है कि अगर कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट है जो कि एग्जीक्यूट होता है आउट ऑफ इंडिया एंड वो जब इंडिया में आता है तो इंडिया में जो भी उसका फर्स्ट होल्डर है उसके पास में वो एज इन द फॉर्म ऑफ स्टैम्प डालना चाहिए, उस पर प्रॉपर स्टैंप होना चाहिए, एंड देन उसके बाद में वो स्टैंप कट हो जाना चाहिए, कट हो जाना चाहिए इन द केस जो है वो स्टैम्प कैंसिल हो जाना चाहिए बिफोर और उसका जो भी फर्दर प्रोसेसिंग है उसके पहले। कि दैट मीन्स कि एक जो फर्स्ट होल्डर है वो उस स्टैम्प को और किसी को दे उसके पहले जो है वो स्टैम्प का कैंसिलेशन होना जरूरी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19। फिर सेक्शन 35 जो है एक्ट का वो प्रोवाइड करता है दैट एनी पर्सन शेल नॉट एडमिट एन इंस्ट्रूमेंट नॉट ड्यूली स्टैम्प्ड इन एविडेंस फॉर एनी पर्पस। सेक्शन 35 जो है एक्ट का, इंडियन स्टैम्प एक्ट का, वो ये बोलता है कि कोई भी पर्सन जो है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को एडमिट ना करे अगर वो ड्यूली स्टैम्प्ड नहीं है तो, इज इन द फॉर्म ऑफ एविडेंस पर्पस। ठीक है, एविडेंस के पर्पस के लिए जो है अगर वो ड्यूली स्टैम्प्ड नहीं है तो उसे कोई भी पर्सन जो है वो एडमिट ना करे। हाउएवर इंस्ट्रूमेंट्स अदर देन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट can be admitted in evidence on payment of duty with which the same is chargeable together with a penalty of 5 rupees or 10 times of the amount of proper stamp duty whichever is higher। ठीक है, लेकिन जो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट के अलावा अगर कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो वो एडमिट हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एविडेंस ऑन पेमेंट। ठीक है, किसके पेमेंट पर, ड्यूटी के पेमेंट पर। ठीक है, अगर पेमेंट जो ड्यूटी का पेमेंट है जो भी उस पर अमाउंट ऑफ ड्यूटी लगी है अगर उसका पेमेंट कर दिया जाता है तो वो जो है बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स अपार्ट फ्रॉम बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट इनके अलावा जो बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स है वो एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, एडमिट हो सकते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ एविडेंसेस। ठीक है, अब जो है वो एज इन द फॉर्म ऑफ पेनाल्टी अगर पे करने की हम बात करें तो जो टोटल अमाउंट ऑफ ड्यूटी है उसका 10 टाइम्स या फिर 5 रुपीज जो भी हायर है वो जो है एज इन द फॉर्म ऑफ जो है क्या करना पड़ता है, पेनाल्टी के फॉर्म में पे करना पड़ता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द सेक्शन 35 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट। देन अब जो है डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रोसेस है उसकी जो लास्ट वाली प्रोसेस है दैट इज सिक्योरिटाइजेशन, ये देख लेते हैं। सो सिक्योरिटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ लार्ज नॉन परफॉर्मिंग एसेट लोन और पोर्टफोलियो ऑफ लोन सच एज हाउसिंग by securitization or reconstruction company or corporation from a bank or financial institution on mutually agreed terms and conditions, that is the sale or transfer price with or without recourse or recourse transfer sale etc। जो सिक्योरिटाइजेशन है वो बेसिकली हम क्या बोलेंगे कि वो एक प्रोसेस होती है जिसमें कि एक्वायर किया जाता है लार्ज नॉन परफॉर्मिंग असेट लोन्स को। दैट मीन्स ऐसे लोन्स जो कि एनपीए हो जाते हैं, जो कि एक बैंकर आप लोग जो हो आपके डेली नॉर्मल रूटीन में देखते हैं कि बहुत बार जो है जो लोन्स है वो क्या हो जाते हैं, एनपीए हो जाते हैं, दे बिकम नॉन परफॉर्मिंग। दैट मीन्स वो जो है वापस उनका रीपेमेंट नहीं होता है।
तो सिक्योरिटाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें ऐसे जो लोन्स हैं, जो एनपीए लोन्स हैं, जो पोर्टफोलियो है ऐसे लोन्स का, वो लिया जाता है बाय सिक्योरिटाइजेशन और रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के पास, ठीक है। दैट मीन्स ये पूरी प्रोसेस जो है वो जो एसआरसी है, एससीआरसी वी कैन इन शॉर्ट से, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन को एससीआरसी हम इन शॉर्ट में कहेंगे। तो ये जो सारे एनपीएज हैं या ऐसे लोन्स हैं ये एक्वायर किए जाते हैं बाय एससीआरसी फ्रॉम द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो जिन्होंने भी लोन दिया है या जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम अराइज होती है उनसे जो है ये सारी चीजें एक्वायर कर ली जाती है ऑन म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस, दैट इज सेल ऑफ ट्रांसफर प्राइस विद और विदाउट रिकोर्स ट्रांसफर और सेल, ठीक है। इनके जो है म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं। दैट मीन्स कि अगर जो है ये ऐसे जो लोन्स हैं वो ये जो कॉर्पोरेशन है ये रीपेमेंट इसका करवा लेते हैं या किसी भी मीन्स से जो है मनी उन्हें मिलता है, तो उसका कितना पार्ट बैंक के पास में जाने वाला है एंड कितना पार्ट जो है एससीआरसी के पास में जाने वाला है, ये पहले से ही क्या हो जाता है, ये पहले से ही एग्रीड रहता है, म्यूचुअली एग्रीड रहता है ये, ठीक है। दैट मीन्स दोनों ही पार्टीज के बीच में ये म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। ऑल राइट, then the SCRC transfers the acquired loans to a special purpose vehicle, that is SPV, set up by it, that manages the asset for the purpose of realization or holds them as investment till maturity. So basically जो SCRC है फिर आगे की प्रोसेस में वो क्या करते हैं कि वो ट्रांसफर करते हैं ये जो सारे जो भी एक्वायर्ड लोन्स हैं इन्हें किससे, SPV को, दैट मीन्स स्पेशल पर्पस व्हीकल को, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर हम क्या बोलेंगे कि एससीआरसी ने किसको दिया, स्पेशल पर्पस व्हीकल को जो है ये लोन्स, जो एक्वायर्ड लोन्स है वो ट्रांसफर किए। अब ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है ये किस पर्पस से जो है सेटअप हुए, ये सारे लोन्स का जो अमाउंट है वो रियलाइज करने के लिए, ओके। इन लोन्स के अगेंस्ट जो असेट रखा गया है उन्हें उनसे जो है मनी को रियलाइज करने के लिए, ठीक है। दैट मीन्स उनकी सेल प्रोसीड वगैरह ये सारी चीजें अब वो डिसाइड करती है कि क्या जो है उन्हें जैसे ही जो है उनके पास में एसेट आया उसे सेल आउट कर देना है या फिर उसे जो है होल्ड करके रखना है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट जब तक उसकी मैच्योरिटी होती है, ये डिसीजन फिर लिया जाता है, ठीक है। द एसपीवी इशूज द कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस टू द ओरिजिनेटर बैंक इन द फॉर्म ऑफ कैश और डिबेंचर्स बॉन्ड्स एज म्यूचुअली एग्रीड। जो भी म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग कैश या फिर जो भी डिबेंचर्स बॉन्ड्स है इन वेज में, जिस भी वे में जो है इस मनी को ट्रांसफर करना है टू द बैंक, उस वे में जो है एसपीवी मनी को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। सो दिस प्रोसेस प्रोवाइड्स बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अ समरी प्रोसीजर for recovery of their secured dues which have been classified as NPA in their books by setting up of SCRC for taking over the defaulted loans। अब इससे क्या हुआ, इस पूरी प्रोसेस से जो है बैंक्स के पास में, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है उनके पास में एक सिक्योरिटी हुई, उन्हें जो है वो थोड़े सिक्योर हुए कि हाँ भाई इफ इन केस अगर कोई लोन एनपीए बन रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, वो जो है जो एससीआरसी है उन्हें ये पर्टिकुलर लोन्स ट्रांसफर कर सकते हैं एंड देन जो है एससीआरसी अपने जो सारे टर्म्स हैं, जो सारी जो उनकी वर्किंग है उससे उस मनी को रियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वे से जो है एक सिक्योरिटी जो है ये मिलती है टू वेरियस बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। द सिक्योरिटी एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, दैट इज SRFA, एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, दैट इज ESI, was enacted with effect from 21 June 2002. The act deals with 3 aspects, ठीक है। तो ये जो एक्ट है ये कब जो है इनेक्ट किया गया था, दैट वाज इन 2002 एंड ये हमें याद भी रखना है, दैट मीन्स आप लोगों को जो है ये पता भी होना चाहिए कि कौन सा पर्टिकुलर जो है कॉर्पोरेशन है जिसकी हेल्प से ये जो सिक्योरिटी है ये मिलती है टू वेरियस बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। सो इस एक्ट के क्या 3 एस्पेक्ट्स हैं ये देखें अगर हम लोग। सो एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर, दैट इज बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस,
then transfer of non-performing assets to securitization company or reconstruction company, which will then dispose of those assets and realize the proceeds to provide a legal framework for securitization of assets. ठीक है, तो ये जो एक्ट है ये मेनली इन तीन चीजों से डील करता है, दैट इज जो है सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स करना बाय द सिक्योर क्रेडिटर, दैट इज जो भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके पास में जो है सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स करना। सेकेंड चीज, जो ये बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये ऐसे लोन्स को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं टू सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और द रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एंड देन कम्स टू दी जो है जो ये सिक्योरिटाइजेशन ऑफ असेट्स है इसके लिए जो प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क है ये प्रोवाइड किया जाता है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है ये तीनों जो चीजें हैं इस ये जो एक्ट है ये इन तीनों चीजों में डील करते हैं मेनली, जिसकी हेल्प से जो वेरियस बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास में एक जो है सेंस ऑफ सिक्योरिटी होता है कि इफ इन एनी केस अगर कोई भी लोन एनपीए बन जाता है तो उससे भी जो है अमाउंट रियलाइज किया जा सकता है, एंड ऐसे जो है फिर बैंक्स इजीली क्या करते हैं, लोन्स दे देते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि हाँ रीपेमेंट के चांसेस है, रिस्क फैक्टर कम हो। SCRC can either finance the acquisition from their own resource or raise resource from qualified institutional buyers by securitizing the financial assets and issuing them security receipts as per mutually agreed terms and on assessment of risk involved. The guidelines of such acquisition have been prescribed by Reserve Bank of India. Now SCRC के पास में ये ऑप्शन होता है कि या तो वो जो है डायरेक्टली उन्हीं के जो खुद के सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, उनसे क्या कर दे, इन जो भी वेरियस जो एक्विजिशन है उसे फाइनेंस कर दे। दैट मीन्स कि जो SCRC है उनके रिसोर्सेज से वो क्या कर दे, जो बैंक्स या फिर जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन्हें उनका जितना शेयर है वो दे दे। और इसके अलावा जो है क्या हो सकता है कि जो रिसोर्स है वो रेज किया जा सकता है फ्रॉम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ठीक है, अब वो जो है अलग अलग फॉर्म में रेज किया जा सकता है, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, जो भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी जो है पहले से म्यूचुअली डिसाइडेड है, एग्रीड है, उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के बेसिस में जो है जो आपका जो रिसोर्सेज जो फाइनेंस है वो रेस किए जाते हैं फ्रॉम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ऑल राइट, एंड ये सारी चीजें किसकी गाइडलाइंस के हिसाब से चलेगी, आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से। जहां पर बैंक का काम आ गया है वहां पर कुछ अलग अलग एक्ट्स तो आ गए, लेकिन साथ ही साथ आरबीआई की गाइडलाइंस बहुत ही ज्यादा क्या है, मैंडेटरी है। हर एक चीज जो है वो आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलती है। All right, so this was all about documentation. I hope so कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। वेरियस जो टाइप्स हैं, जो नीड्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, आई होप सो कि ये सारा ही जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। नाउ विद दिस हम लोग इस वीडियो के एंड पर आ गए हैं, लेकिन इसे एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी, दैट इज़ ये जो सारे वीडियोज़ है ये आप बहुत ही ईजिली एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन। लेकिन उसके अपार्ट आप लोग के पास में एक और ऑप्शन है, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स ऑफिशियल वेबसाइट। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको गूगल ओपन करना है, वहाँ आपको सर्च करना है www.magnetbrains.com, तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखेंगे वेरियस कोर्सेज के ऑप्शंस हैं। इनमें से एक कोर्स है हमारा जैप कैब, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने से वेरियस जो प्लेलिस्ट है वो आपके सामने विजिबल हो जाएंगी। इनमें से आपके पास में आपको जो भी कोर्स पढ़ना है उसके वॉच नाउ पर क्लिक कीजिए। वॉच नाउ पर क्लिक करने से जो पूरी टॉपिक वाइज लिस्ट है वो आपके सामने होगी। उसमें से आपको जो भी पर्टिकुलर टॉपिक का वीडियो देखना है या जिस भी वीडियो को एक्सेस करना है उसके वॉच नाउ पर क्लिक कीजिए तो वीडियो प्ले हो जाएगा। इसी वे में आप बहुत ही इजीली किसी भी टॉपिक को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट। ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड डू लाइक द वीडियोज़। थैंक यू।